ममता बनर्जी का हाई वोल्टेज ड्रामा तो आपको याद ही होगा। कुछ दिन पहले जब ईडी किसी केस के सिलसिले में उनके इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट प्रतीक जैन के घर छापा मारने गई, तब ममता दीदी प्रतीक जैन के घर पहुंचकर बीच जांच में कूद गई और वहां से एक ग्रीन फाइल लेकर निकल ली। अब मामला और गहरा रहा है। ये पूरा मामला जितना बाहर से लीगल इशू लगता है, असल में उतना ही पॉलिटिकल पावर और अथॉरिटी की लड़ाई बन चुका है। कहानी शुरू होती है जनवरी 2026 में, जब ईडी ने कोलकाता में आईपैक यानी कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के ऑफिस और उसके को-फाउंडर प्रतीक जैन से जुड़े ठिकानों पर रेड की। आईपैक वही पॉलिटिकल कंसल्टेंसी है जो अलग अलग पार्टियों के लिए इलेक्शन स्ट्रेटजी तैयार करती है और उस वक्त तृणमूल कांग्रेस के साथ काम कर रही थी। ईडी का कहना है कि ये रेड एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है जो इल्लीगल कोल माइनिंग और उससे जुड़े पैसों की रूटिंग से जुड़ा है। ईडी के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क में हजारों करोड़ रुपए का लेन देन हो सकता है और आईपैक के पास ऐसे डिजिटल रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जो इस जांच के लिए बेहद अहम थे। लेकिन ये रेड रूटीन तरीके से आगे नहीं बढ़ पाया। ईडी का आरोप है कि जैसे ही उनके ऑफिसर्स तलाशी ले रहे थे, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंच गई और उनके साथ डीजीपी और कमिश्नर ऑफ पुलिस भी मौजूद थे। ईडी के मुताबिक ये सिर्फ प्रेजेंस तक सीमित नहीं था, बल्कि सीधा इंटरफेरेंस था। आरोप है कि रेड के दौरान एटमॉस्फेयर इतना हॉस्टाइल बना दिया गया कि ईडी की कार्रवाई प्रैक्टिकली रोक दी गई और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और डॉक्यूमेंट्स को वहां से हटवा लिया गया। ईडी ने इसे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन और यहां तक कि थेफ्ट ऑफ एविडेंस जैसा गंभीर मामला बताया। इस पूरे एपिसोड ने तब और गंभीर मोड़ ले लिया जब ईडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। उन्होंने कहा कि ये एक शॉकिंग पैटर्न को दिखाता है जहां मुख्यमंत्री और राज्य के शीर्ष अधिकारी बार बार सेंट्रल एजेंसीज की कार्रवाई में बाधा डालते हैं। तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि चीफ मिनिस्टर प्रेमाइसिस में घुस जाती हैं, उनके साथ डीजीपी और कमिश्नर ऑफ पुलिस भी होते हैं। वो सिर्फ साथ नहीं होते बल्कि अकॉम्प्लिसेस की तरह बिहेव करते हैं। उन्होंने इस बात पर खास जोर दिया कि यूनिफॉर्म में तैनात सीनियर पुलिस ऑफिसर्स का पॉलिटिकल लीडर्स के साथ धरने पर बैठ जाना कानून और प्रशासनिक मर्यादा दोनों के खिलाफ है। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को ये भी याद दिलाया कि इससे पहले भी बंगाल में सेंट्रल एजेंसीज के साथ ऐसा व्यवहार हो चुका है। उन्होंने कहा कि सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर का ऑफिस पहले रैंसैक किया जा चुका है, यानी जांच एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई थी। तुषार मेहता का कहना था कि जब ऐसी घटनाएं बार बार सामने आती हैं तो इन्हें एक्सीडेंट या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं कहा जा सकता है। उनके मुताबिक ये एक डेलिबरेट अटेम्प्ट लगता है सेंट्रल एजेंसीज को इंटिमिडेट करने का और ग्राउंड पर उनका काम इम्पॉसिबल बनाने का। हमने इसी शॉकिंग पैटर्न पर पूरी एक वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो उसे भी जरूर देखिएगा और समझिएगा कि कैसे ममता दीदी पूरा स्वांग रचती हैं। चलिए वापस मुद्दे पर आते हैं। अब क्या हुआ कि वेस्ट बंगाल पुलिस ने उल्टा ईडी ऑफिसर्स के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर दी, जिससे मामला और ज्यादा उलझ गया। स्टेट पुलिस का कहना था कि ईडी ने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया और पावर का मिसयूज किया है। यानी एक तरफ ईडी ऑब्स्ट्रक्शन की बात कर रही थी और दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट ईडी पर इल्लीगल एक्शन का आरोप लगा रही थी। यही कॉन्फ्लिक्ट इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को काफी सीरियस माना। कोर्ट ने साफ कहा कि यह सिर्फ एक रेड या एफआईआर का सवाल नहीं है, बल्कि इससे जुड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा है। क्या कोई स्टेट गवर्नमेंट या चीफ मिनिस्टर सेंट्रल एजेंसीज के काम में इस तरह के इंटरफेरेंस कर सकती है? कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ऐसे एक्शंस को अनचेक्ड छोड़ दिया गया तो रूल ऑफ लॉ कमजोर हो जाएगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को नोटिस जारी किया ताकि वो और राज्य सरकार अपना पक्ष रख सके। कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट इंटरिम रिलीफ भी दी। ईडी ऑफिसर्स के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर स्टे लगा दी गई और साथ ही ये निर्देश दिया गया कि रेड से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल रिकॉर्डिंग्स और बाकी एविडेंस प्रिजर्व किए जाएं। कोर्ट का मकसद साफ था, फैक्ट्स को इंटैक्ट रखा जाए ताकि बाद में कोई भी साइड एविडेंस से छेड़छाड़ का आरोप न लगा सके। दूसरी तरफ ममता बनर्जी और टीएमसी का कहना है कि चीफ मिनिस्टर ने कोई इल्लीगल काम नहीं किया है। उनका आर्ग्यूमेंट है कि आईपैक एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जहां इलेक्शन रिलेटेड डेटा और पार्टी की इंटरनल स्ट्रेटेजी मौजूद होती है। उनके हिसाब से ईडी की रेड इलेक्शन सीजन से ठीक पहले हुई, जो टाइमिंग के लिहाज से सस्पिशियस है। टीएमसी का कहना है कि ममता बनर्जी वहां सिर्फ ये इंश्योर करने गई थी कि पार्टी का कॉन्फिडेंशियल डेटा मिसयूज न हो। ममता के लॉयर्स ने यह भी कहा कि ईडी के आरोप
फैक्चुअल नहीं है और पंचनामा रिपोर्ट खुद ईडी के नैरेटिव को वीकन करती है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट का ये भी तर्क है कि इस मामले को पहले कलकत्ता हाई कोर्ट में सुना जाना चाहिए था, क्योंकि आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को ऐसे मामलों में ज्यूरिसडिक्शन मिलता है। उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में सीधे जाना फेडरल स्ट्रक्चर के स्पिरिट के खिलाफ है। इस पूरे एपिसोड का पॉलिटिकल फॉलोआउट भी काफी इंटेंस है। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर सीधा हमला किया है और कहा है कि वो जांच एजेंसियों से डर रही हैं, इसलिए उनके काम में बाधा डाल रही हैं। बीजेपी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इस बात का संकेत है कि मामला सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि सीरियस लीगल इशू है। वहीं टीएमसी इसे सेंटर की पॉलिटिकल वेंडेटा बता रही है। कह रही है कि ईडी जैसी एजेंसीज का इस्तेमाल इलेक्शन से पहले ऑपोजिशन को प्रेशर में डालने के लिए किया जा रहा है। सौ बात की एक बात यह है कि ये मामला सिर्फ ममता बनर्जी या आईपैक तक सीमित नहीं रह गया है। ये एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट बन चुका है। क्या भारत के फेडरल सिस्टम में स्टेट गवर्नमेंट्स सेंट्रल एजेंसीज को रोक सकती हैं, और अगर हाँ तो किस एक्सटेंट तक? सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आने वाले समय में न सिर्फ इस केस की डायरेक्शन तय करेगा बल्कि फ्यूचर में सेंटर और स्टेट के बीच होने वाले ऐसे कन्फ्रंटेशंस के लिए भी एक मिसाल बनेगा। फिलहाल सबकी नज़र सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है, क्योंकि यहाँ से आने वाला फैसला इंडियन डेमोक्रेसी, गवर्नेंस और इन्वेस्टिगेटिव ऑटोनॉमी तीनों पर डीप इम्पैक्ट डाल सकता है। मैं हूं करुणेश और आप देख रहे हैं बदर बट्टू दुनिया। ऐसी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।